आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 22 दिसंबर है आज और ये महज एक तारीख नहीं है। 33 साल की जिंदगी में दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र देने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन भी है। तो शाम ढलते ही खबरों का पिटारा दिन भर लेकर आ गया हूं मैं, जमशेद कमर सिद्दीकी। सबसे पहले बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। दुनिया के 90 मुल्कों में घुसपैठ कर चुका है ये ओमिक्रॉन। भारत में भी पैर पसार रहा है। फरवरी में इसके पीक पर पहुंचने का दावा कर रहे हैं 2 साइंटिस्ट। किस आधार पर, जानेंगे। फिर बात होगी पार्लियामेंट के विंटर सेशन की। हंगामे से शुरू हुआ ये सेशन हंगामे के साथ खत्म हो गया। दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए हैं। तो इस शीतकालीन सत्र का क्या हासिल रहा, कौन से इंपॉर्टेंट बिल पास हुए, ये सब जानेंगे। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मची उथल पुथल पर बात होगी। पार्टी के सीएम फेस हरीश रावत ने किसे मगरमच्छ कहा है और क्यों, समझेंगे। और अंत में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज जीता है। तो इस टूर्नामेंट में भारत के परफॉर्मेंस पर लेंगे एक्सपर्ट कमेंट। फिलहाल खुशबू के पास चलते हैं हेडलाइंस के लिए। सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। शुक्रिया जमशेद। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा साइंटिफिक रिसर्च के बाद बूस्टर डोज पर फैसला लेगी सरकार। हरीश रावत ले सकते हैं राजनीति से संन्यास, 5 जनवरी को करेंगे ऐलान, करीबी सूत्रों का दावा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा में आतंकी हमले में एएसआई शहीद। पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन, वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की रुकेगी सैलरी। आलिया भट्ट के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों से जुड़े कई ठिकानों पर आईटी का छापा, इनमें ओप्पो और वीवो भी शामिल। 7 से 8 फरवरी को बेंगलुरु में होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन, अब तक की सबसे बड़ी नीलामी की उम्मीद। डीआरडीओ ने मिसाइल प्रलय का पहला सफल परीक्षण किया। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, जीता ब्रॉन्ज। साल 2020 कोरोना के कहर से पूरा बर्बाद हो गया था। 2021 में घुसते हुए हम सब ने सोचा था कि ये साल अच्छे से बीत जाए बस, लेकिन किस्मत को ये कहां कबूल था। कोरोना ने रूप बदल बदल कर खूब तांडव मचाया। लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। दूसरी लहर तो चली गई, मगर नए साल का स्वागत भी हम तीसरी लहर के साए में ही कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 1 महीने के भीतर ही दुनिया के 90 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 230 मामले आ चुके हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को कह दिया है कि सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएं। कल पीएम मोदी कोविड सिचुएशन को लेकर रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं। इससे पहले ही कुछ राज्यों ने कड़ी पाबंदियां भी लगा दी हैं। हरियाणा में 1 जनवरी से दोनों वैक्सीन डोज की जरूरत होगी, नहीं तो पब्लिक प्लेस में नो एंट्री। कर्नाटक और दिल्ली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लग गई है। महाराष्ट्र में भी साल भर बाद खुले स्कूलों को फिर से बंद करने की चर्चा शुरू हो गई है। बच्चों को लेकर एक और उधेड़-बुन है। कई एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि यही समय है कि बच्चों को वैक्सीन दी जाए, लेकिन आज NTAGI यानी कि कोविड को लेकर बनी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने यह कहा है कि बच्चों के वैक्सीनेशन की अभी जरूरत नहीं है। इन पर खतरा अभी कम दिखाई दे रहा है। बूस्टर डोज देने पर भी बहस जारी है। उधर इजराइल पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 60 साल से ऊपर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज लगाने का फैसला किया है। तो ओमिक्रॉन को लेकर यह हलचल है हर जगह, लेकिन असली चिंता वाली बात तो एक नई स्टडी में सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में फरवरी 2022 में ओमिक्रॉन पीक पर पहुंच सकता है। हालांकि इस स्टडी में यह बात भी है कि एक ही महीने में ओमिक्रॉन के मामले घटने लगेंगे। ये दावा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल और आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर ने किया है। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर मयंक मिश्रा ने इस पर एक डिटेल रिसर्च की है। हम उन्हीं के पास पहुंचे और जानने की कोशिश की कि यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब कि अगर वैक्सीन जो हमने लिया है वो काम नहीं करता है, जो हमको इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी आती है अगर वो भी काम नहीं करता है, तब 1.5 लाख
या 1.25-2 लाख केसेस डेली के हो सकते हैं, फरवरी में पीक कर रहे हैं और उसके बाद से गिरना शुरू होंगे। ये उनका कहना है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका आर्गुमेंट एक ये है कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिला और साउथ अफ्रीका में 3 हफ्ते में, मिलने के 3 हफ्ते तक केसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। कुछ 100 मतलब 1000 के आसपास हुआ करता था, वो केसेस 25,000 हो गया कुछ ही दिन में। और उसके बाद से अचानक वो ड्रॉप भी करना शुरू हुआ। ये साउथ अफ्रीका की कहानी है। हमारा जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो साउथ अफ्रीका से मेल खाता है। तो साउथ अफ्रीका जैसा अगर सिचुएशन होता है तो हमारे यहाँ हो सकता है कि एक पीरियड है जहाँ केसेस तेजी से बढ़े, लेकिन उतना ही तेजी से फिर ड्रॉप भी कर जाएंगे। तो ये उनके मॉडल में जो एजम्पशन है बस यही है कि, और दूसरी जगह भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कुछ जगह तेजी से बढ़ रहा है, जैसे यूके में बड़ा तेजी से बढ़ रहा है इन्फेक्शन। तो लेकिन हमारा यूके से ज्यादा मेल नहीं होगा, साउथ अफ्रीका या उस तरह के कंट्री से ज्यादा मेल होगा। तो उस आधार पे उनका ये मॉडल है और उस आधार पे मतलब वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम पीक कर जाएंगे फरवरी में, उसके बाद ड्रॉप होगा तेजी से। मयंक, इस इशू पर अलग अलग बातें सामने आई हैं, आपने दुनिया भर का डेटा खंगाला है, तो आंकड़ों के हिसाब से बताइए कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड है या फिर सीवियर? अभी तक जितना रिपोर्ट हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के केसेस 1,05,000 के आसपास है। 1 लाख समझ लीजिए कि 1 लाख के आसपास है। उसमें सिर्फ 2 देश में, यूके में और डेनमार्क को अगर मिला देंगे तो 90,000 सिर्फ इन्हीं दोनों देश में है, बाकी सब जगह बहुत कम है। अब इन दोनों का आज ही हम लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा देखा कि इतने सारे केसेस हैं तो कितने हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यूके का मैं बताता हूँ कि टोटल केसेस 60,000, हॉस्पिटल में अभी ओमिक्रॉन के केस के चलते हॉस्पिटल में जिनको भर्ती होना पड़ा वो आंकड़ा है 129 का, 129। डेनमार्क में 26,000 केसेस हैं और हॉस्पिटल जो जाना पड़ा है वो आंकड़ा शायद 47 के आसपास है। आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो जितने केसेस हैं उसका 0.2% या उससे कम ये हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। तो इस आंकड़े को अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट वीक हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा या कम होगा, हमको अभी पता नहीं है। लेकिन अभी का आज के हिसाब से इतने सारे ओमिक्रॉन के मरीजों में हॉस्पिटल की भी जरूरत बहुत कम को पड़ रही है। तो उस हिसाब से अभी लग रहा है क्या कि शायद ये माइल्ड है। और जितनी स्टडी अभी हुई है, तत्काल वाली, जल्दी वाली जितनी भी स्टडी हुई है, उन सब का कहना है कि अभी माइल्ड कहना या सीवियर कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए हमको कोई एकदम डेफिनेट कंक्लूजन के साथ हम नहीं बोल सकते हैं कि माइल्ड है या सीवियर है। लेकिन मैंने जो बताया कि अभी के आंकड़े के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यह माइल्ड है। अगली बातचीत की तरफ बढ़ने से पहले एक चेतावनी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की तरफ से। अगर आप कोरोना से बेफिक्र हो गए हैं तो आपको गेट्स की बात सुननी चाहिए। उनके मुताबिक इतिहास के किसी भी वायरस से ज्यादा तेज ओमिक्रॉन फैल रहा है। जल्द ही ये दुनिया के हर देश में होगा और हम सब ये भी नहीं जानते हैं कि ओमिक्रॉन हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चल जाता तब तक हमें बेहद सावधान रहना होगा। तो बात गांठ बांध ही लीजिए। नए साल का सेलिब्रेशन तो किरकिरा हो ही गया है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि 2022 में भी पूरे साल यही सिचुएशन रहे तो सावधानी ही बेहतर है। कोरोना के बाद बात संसद की। इसका शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया। 29 नवंबर को शुरू हुआ यह सेशन 18 दिन तक चला। आज आखिरी दिन भी एजेंडे में ढेर सारे डिबेट और क्वेश्चन आंसर लिस्टेड थे, लेकिन दोनों सदनों में कोई काम नहीं हुआ। मोदी सरकार ने विंटर सेशन के पहले दिन तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे, लेकिन पूरा सत्र हंगामेदार रहा और अलग अलग मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे। चाहे वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग हो या विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन, संसद के अंदर और बाहर खूब बवाल रहा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर भला बुरा भी कहा। What is going on?
दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन सब के बीच पूरे सत्र में लोकसभा की 18 बैठकें हुई और इस दौरान 12 बिल सदन में पेश किए गए और इनमें से 11 पास भी हुए। राज्यसभा में 9 बिल पारित हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विंटर सेशन के कामकाज का ब्यौरा दिया कि 2 दिसंबर 2021 को सभा का कार्य निष्पादन 204% रहा। सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन 82% रहा। वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सभापति वेंकैया नायडू ने इसे रोक दिया। हंगामे की भेंट चढ़े इस सत्र में काफी कम काम होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सदन की बेहतर फंक्शनिंग के लिए सांसदों को नसीहत भी दी। वो भी सुनिए। I am not happy to share with you the House functioned much below its potential. I urge all of you to collectively and individually reflect and introspect if this session could have been different and better. I don't want to speak elaborately on the course of this session, as it would lead to me to make a very critical view. तो राष्ट्रीय गीत के बाद दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए आज स्थगित कर दिए गए। मगर इस विंटर सेशन के हाइलाइट्स क्या रहे, कौन कौन से अहम बिल पास हुए और किस विधेयक पर सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली, ये पूछा हमने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पर नजर रख रही आज तक रेडियो की रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, विंटर सेशन में अगर आप ये देखें तो ज्यादातर समय जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बिलों के अलावा जो राज्यसभा लोकसभा में बाकी डिस्कशन होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन पे ज्यादा समय बिताया गया। लोकसभा ने कुल 26 घंटे ही सिर्फ लेजिस्लेशन पर काम किया, जबकि 83 घंटे तक उनका टोटल काम चला है। और राज्यसभा की बात करें तो 45 में से 21 घंटे राज्यसभा ने लेजिस्लेशन पर डिबेट की है। अगर आप अलग अलग कानूनों का अगर देखें तो फार्म लॉ, जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील बिल था, वो लोकसभा में सिर्फ 2 मिनट उस पर बातचीत हुई, राज्यसभा में कुछ 8 मिनट बातचीत हुई। केवल 1 या 2 एमपीज ने उस पर कुछ टिप्पणी की और वो पास हो गया रिपील बिल। सबसे ज्यादा समय जो लगा वो देखने की बात है कि 9.5 घंटे से ज्यादा जो है राज्यसभा और लोकसभा ने मिलाकर एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन्स के कंडीशंस के ऊपर एक बिल आया था, उस पर समय लगा। डैम सेफ्टी को लेकर जिस पर काफी सारे राज्यों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, डैम सेफ्टी बिल जो है वो आखिरकार राज्यसभा में 4:30 के आसपास 4 घंटा 24 मिनट का डिस्कशन उस पर हुआ और उसके बाद वो पारित हुआ। और अब जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल है, जो सबसे आखिरी में सबसे नया जो बिल है, 21 तारीख को जो टेबल भी हुआ और 20 तारीख को जो टेबल हुआ और 21 तारीख को वो दोनों राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, सिर्फ जो है 1.5 घंटे की डिबेट के बाद। तो राज्यसभा लोकसभा में अगर कुल मिलाकर आप देखें तो क्रूशल बिल्स बहुत सारे भी पास हुए हैं इस सेशन में। 12 नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, 10 बिल पारित हुए हैं, जिसमें ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट का बिल है जिसमें आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने की बात की गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अमेंड करने का बिल है, जिसको लेकर एक्टिविस्ट जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, उन्होंने काफी सारे ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बिल दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और सीवीसी एक्ट के ऊपर भी है। 2 बिल्स रहे जिनमें सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स की जो टेन्योर है, यानी कि उनका जब तक वो अपनी कुर्सी रख सकते हैं उसका टेन्योर जो है उसको 5 साल कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो था कि आप ऐसे ही आपको वजह देनी होगी टेन्योर एक्सटेंड करने की, उसको
उसको सर्कमवेंट करने के लिए आप कह सकते हैं कि ऐसा किया गया। सरोगेसी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर भी बिल पार हुआ है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स इस बारी आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो है, जो बिल्कुल आखिरी में आया, वो था शादी की उम्र बढ़ाने के लिए, लड़कियों की उम्र शादी की 21 साल करने के लिए, जो कि अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन काफी ये बिल्स हैं जो इस बार पार्लियामेंट में डिस्कस हुए। अनीशा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस सेशन में क्या उसकी भी कोई धमक देखने को मिली? देखिए, आने वाले चुनावों का असर जो देखने को मिला है वो इस बात से साफ है कि पार्लियामेंट ने अब की बारी बिल्स पर बात करने से ज्यादा और डिस्कशंस किए हैं। जो सवाल एमपीज ने उठाए हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड सवाल, दोनों के जवाबों पे काफी समय लगा है। और जहां तक कि चुनावी गहमा-गहमी की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं, तो ये लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन के समय जो अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे का केस हुआ, उस पर काफी हंगामा हुआ है इस बारी पार्लियामेंट में। कई दिन तक पार्लियामेंट में इसको लेकर सवाल उठे। एमपीज ने वॉकआउट भी किया कि पहले आप ये डिस्कस कीजिए, आप अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा मांगिए। और क्योंकि टेनी का रोल काफी कहा जा रहा है कि होगा आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में, खासतौर से क्योंकि वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उनका काफी क्रूशियल रोल रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से भी बीजेपी सरकार जो है उनसे इस्तीफा नहीं मांग रही है। एक जो फार्म लॉज, कृषि कानूनों को लेकर, हालांकि 29 दिसंबर को ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बारे में बातचीत और उसके बारे में गहमा-गहमी भी काफी रही है। तो पूरी तरह से देखें तो काफी समय जो है ये फार्म लॉज बिल को तो खैर 2 मिनट में राज्यसभा ने 2 मिनट में लोकसभा ने पारित कर दिया था, माफ कीजिएगा, और 8 मिनट में राज्यसभा ने पारित कर दिया था। बहुत सारे एमपी जिन लोगों ने अच्छे से बातचीत जिस बिल पर हुई, वो डैम सेफ्टी को लेके, डैम्स जो हैं देश भर में किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, किस तरह से उनकी सेफ्टी की बात हो रही है, उसको लेके जो डिस्कशन हुआ, उसमें 22 एमपीज राज्यसभा के और 31 एमपीज जो हैं लोकसभा के, उन सब ने अपनी अपनी टिप्पणियां की और लगभग 9 घंटे से ज्यादा ये डिबेट चली। और तो इनको देखते हुए ये कह सकते हैं कि काम भी हुआ, लेकिन हंगामा भी काफी हुआ है इस बार विंटर सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनीशा माथुर। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सितारे इन दिनों लगातार गर्दिश में हैं। जिस राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं है उसकी बात अलग, जहां सत्ता में है वहां भी संगठन की उठापटक से परेशान है। नेताओं की गुटबाजी पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नजारा हमें दिखा ही है। अब ऐसे राज्यों की सूची में उत्तराखंड भी शामिल हो गया है। दरअसल कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज एक लंबी पोस्ट लिखकर पार्टी के अंदर मची तमाम हलचलों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इशारों इशारों में यह भी कहा कि पार्टी के अंदर ही तमाम मगरमच्छ हैं जो आपको सही ढंग से तैरने नहीं देते। उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में काबिज है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी को मुख्यतः कांग्रेस से ही चुनौती मिलती दिख रही थी। लेकिन अब हरीश रावत के इस पोस्ट से खुले तौर पर जाहिर हो गया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पर सवाल यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस में अचानक क्या हो गया? क्या यह अचानक हुआ या पहले से ही चल रहा था? हरीश रावत की असंतुष्टि का कारण क्या है और सार्वजनिक तौर पर उन्हें यह सब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक डेका से। देखिए, कांग्रेस की जो सांगठनिक अगर आप रूप देखेंगे वहाँ पे उत्तराखंड में, और सांगठनिक के साथ साथ एक नैरेटिव क्रिएट करने में कांग्रेस की जो सक्षमता है, वो अगर आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे, 5 साल से ही ले लीजिए, तो इतना सक्षम कांग्रेस नहीं रहा है। उनके एक दिग्गज नेता हरीश रावत, उनको काफी देर तक उत्तराखंड पॉलिटिक्स से बाहर रखने की कोशिश हुई, ये आप लोगों ने भी देखा, और कैसे पंजाब कांग्रेस की उनको प्रभारी बनाया, और वहाँ पे हरीश रावत की परफॉर्मेंस आपने देखा, एक तरह से पंजाब कांग्रेस टूट गए, वहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू को ले आए। तो हरीश रावत जी काफी दिनों से नाखुश थे लीडरशिप से। उन्होंने प्रकट नहीं किया अपनी बातें, क्योंकि उनको कई सारे पोस्ट जैसे कि CWC मेंबरशिप ये सब देके उनके जो विरोध है, इनके विद्रोह को थोड़ा दबा के रखा हुआ था।
लेकिन जब वो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के पद से इस्तीफा देके उत्तराखंड की तरफ रुख किया, तो तब तक उन्होंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे और उत्तराखंड की कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स में उनकी जो पकड़ थी वो उनको कमजोर दिखाई देने लगे। और इसी वजह से ये जो अभी आज ये फेसबुक पोस्ट आया है वो एक विद्रोह की शुरुआत है, और ये एक मैसेज दिया है गांधी फैमिली को कि आपने मुझे भेज तो दिया आखिर में, लेकिन अब तो लड़ने के लिए मेरे पास कुछ साधन दिया ही नहीं। तो ये विद्रोह तो एक तरह से जो कांग्रेस फॉलो करे उन लोगों के लिए एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हरीश रावत की जो अंदरूनी गुस्सा है वो पंजाब के विद्रोह के समय से ही दिख रहा था। कौशिक जी, हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कुछ मगरमच्छों का भी जिक्र किया है जो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे। तो उत्तराखंड कांग्रेस में कौन मगरमच्छ है उनके हिसाब से, और कांग्रेस के पास हरीश रावत के इतर क्या क्या विकल्प हैं? देखिए, कांग्रेस के पास इस वक्त जो भी चेहरे हैं हरीश रावत के अलावा या हरीश रावत को लेके भी नए उभरते हुए चेहरे नहीं दिखाई दे रहे। यही एक मैं बात से दोहराना चाहूंगा कि बीजेपी जैसे ही किसी भी चेहरे पे उनको लगता है कि कमजोरी आ रहा है तो वो चेहरे बदलने के लिए तैयार है और नए चेहरों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर देखा जाए तो वही एक दो नेता के साथ ही वो लगे रहते हैं, या तो इस कैंप में या उस कैंप में। तो ये जो कैंप की राजनीति चलते हैं और उसमें एक बात देखा जा रहा है बीजेपी, और ऐसा नहीं कि बीजेपी में कैंप की राजनीति नहीं होते, लेकिन बीजेपी में जो सेंट्रल कमांड है, और ये बात भी सच है क्योंकि बीजेपी अभी यूनियन गवर्नमेंट में सत्ता में है, तो एक ताकत अपने आप में होते हैं सत्ता में होने का। तो इसलिए स्टेट यूनिट पे बीजेपी के जो सेंट्रल यूनिट है उनके जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। वो बात कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इस समय कांग्रेस को नेता ढूंढने से ज्यादा जरूरी है हरीश रावत बने या उनके जो विरोधी है कांग्रेस के अंदर ही वो बने, इससे ज्यादा जरूरी है कि जो सांगठनिक ताकत है कांग्रेस की उनको मजबूत किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मुद्दा ये नहीं कि नेता कौन बनेगा, यहाँ पे मुद्दा ऑफकोर्स हरीश रावत जी के ये पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो चाहेंगे कि वो एक चेहरा बन के उभर के आए। लेकिन जब नए चेहरे की बात करेंगे मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी है कांग्रेस ने जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है उनको ये 5 साल में आगे बढ़ने की मौका नहीं दिया। ठीक है, हरीश रावत जी को बाहर रखा है स्टेट से अलग अलग बहाने से, लेकिन जो स्टेट यूनिट है स्टेट यूनिट को भी ताकतवर बनाने की कोई कोशिश नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल कौशिक जी, कांग्रेस नेतृत्व के साथ आखिर क्या दिक्कत है कि जब भी कोई चेहरा मजबूत स्थिति में होता है उसके मतभेद बाहर आ जाते हैं? राजस्थान में दिखा, मध्य प्रदेश में तो सिंधिया छोड़ के ही चले गए, और भी कई उदाहरण हैं। तो ऐसा क्यों है? ये अभी का इशू नहीं है, ये हमने देखा है हिस्टोरिकली। कांग्रेस में जब भी कोई रीजनल सैट्रैप या क्षेत्रीय बड़े नेता उभर के आते हैं तो एक कोशिश होते हैं कि जो सेंट्रल हाईकमांड है वो उनके पत्ता काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि, और मैं जब सेंट्रल हाईकमांड बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली गांधी फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो गांधी फैमिली के इर्द गिर्द एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। क्योंकि कांग्रेस का एक पॉलिसी है कि जो गांधी फैमिली के इर्द गिर्द रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो फैमिली एक्सेस है, जो इम्पोर्टेंस है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो बरकरार रहे। और जैसे ही कोई बड़े नेता उभर के आते हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगते हैं, क्षेत्र के बाहर स्टेट के बाहर भी उनके चर्चा होने लगते हैं, तो तभी शुरू हो जाते हैं कि इनको साइडलाइन किया जाए या उनके जो पॉपुलैरिटी है या उनके जो चर्चा हो रहे हैं उसमें कटौती आ जाए। तो ये कोशिश पहले भी हमने देखा है बड़े बड़े दिग्गज नेता के साथ जिनको उभरने नहीं दिया जा रहा था। हमने देखा कैसे ममता बनर्जी बाहर हो गई थी, शरद पवार जी निकल गए थे, लेकिन हालांकि शरद पवार के सिचुएशन कुछ अलग थे। हमने देखा नए जमाने में, मतलब इस सदी में वो जगन मोहन रेड्डी जी ऐसे बाहर हो गए थे। तो जब भी कोई नेता की पॉपुलैरिटी देखा जाता है या उसके जो इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई देता है पार्टी में, पद बढ़ने लगते हैं, तो ये शुरू से ही हो रहा है। और यहाँ पे हरीश रावत की जो केस है
यहाँ पे थोड़ा सा कद बढ़ने से भी ज्यादा है कि दोनों ही तरह से गलती है, क्योंकि हरीश रावत जी को भी स्टेट के बाहर इसलिए लाया गया क्योंकि 2 बार वो इलेक्शन में लीड करते हुए हार चुके हैं, वो अपने इलेक्शन भी नहीं जीत पाए। तो कांग्रेस ने चाहा कि नए लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन जब नए लोगों को मौका देना होता है तो वो भी सही तरीके से नहीं किया गया। प्रॉब्लम के समाधान तभी नहीं होते कि आप जो आपके सिक्का नहीं चल रहे उनको हटा दिया जाए, तो नए सिक्का भी डालना होता है, वो काम कांग्रेस ने किया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कौशिक डेका। और अब बात दिन भर के आखिर में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 की। आज ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ये जीत 4-3 से दर्ज की। हालांकि ये मैच पूरी तरह से कांटे का ही रहा, कभी पाकिस्तान के पाले में तो कभी भारत के पाले में आता दिखा। मैच खत्म होने में जब कुछ ही वक्त बचा था तब टीम इंडिया की ओर से तीसरा गोल दागा गया। पेनाल्टी कॉर्नर का फायदा उठाते हुए वरुण ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चकमा दिया और भारत को बढ़त दिलाई। भारत के आखिरी क्वार्टर में बढ़त लेने के बाद पाकिस्तान ने वापसी की कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पिछली बार की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन भारत इस बार फाइनल में तो जगह नहीं बना पाया, लेकिन पाकिस्तान को पटखनी देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम जरूर कर लिया। हालांकि ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद फैंस उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम ही चैंपियन बनेगी। खैर, इसमें भी कांसा ही हाथ लगा। तो पूरे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सफर कैसा रहा? क्या टीम इंडिया का परफॉर्मेंस संतोषजनक था? ये पूछा मैंने द ललन टॉप के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूरज पांडे से। हाँ, तो ये जिस तरीके की हमने टीम भेजी थी अपनी, उस हिसाब से तो निश्चित तौर पर संतोषजनक प्रदर्शन है, क्योंकि हमारी जो टीम थी उसमें काफी सारे जो ए लिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, जो टॉप के प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, वो नहीं थे। हमारे पहले गोलकीपर तो आप छोड़ दो PR श्रीजेश को, हमारे दूसरे जो गोलकीपर हैं पाठक जी, वो भी नहीं थे। हमने तीसरा गोलकीपर अपना भेजा था सूरज करकेरा। सूरज ने अच्छा प्रदर्शन किया और कई अहम गोल बचाए, पेनल्टीज बचाई। ओवरऑल एक ये कहा जा सकता है कि अब वो नेशनल टीम में रेगुलर होने के लिए तैयार हैं। तो ये पॉजिटिव्स हुए। और जिस तरीके की हमारी टीम थी उसके बाद हमने जो तीसरे नंबर पर फिनिश किया, हालांकि मेरा मानना है कि जो जापान के खिलाफ हम हारे एकदम क्रूशियल मैच सेमीफाइनल वाला, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके की टीम खेल रही थी, जिस लय में थी, जिस तरह से डोमिनेट कर रही थी, उसके हिसाब से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन ठीक है, युवा लड़के हैं, सीखेंगे और सीख कर ही आगे बेहतर करेंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर मैं 10 में से मुझे पॉइंट्स देने हो तो मैं 8.5 पॉइंट दे दूंगा इस टीम को। सूरज, अगर हम इस साल के ओलंपिक से देखें तो हॉकी टीम की सफलता लगातार दिख रही है। उसके पहले भी इस टीम ने वक्त के साथ परफॉर्मेंस अपना सुधारा है। तो क्या माना जाए कि भारतीय हॉकी टीम के लिए आए ये अच्छे दिन आने वाले मुकाबलों में भी बरकरार रहेंगे? इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो बड़े हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आजमाना खुद को बाकी है। ये जो ACT थी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें बहुत बड़ी टीमें नहीं होती हैं, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान को ठीक मान सकते हैं। जापान है, जापान भी अच्छी हॉकी खेलती है। उसके बाद आपकी इंडिया हो जाती है। बाकी जो टीमें हैं, साउथ कोरिया प्लस आपकी बांग्लादेश, तो ये सब उतनी बड़ी टीमें नहीं है। इसलिए इस टूर्नामेंट को आधार बनाकर कम से कम ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी टीम सही दिशा में जा रही है। लेकिन हाँ, ये एक प्रोसेस होती है, जैसा कि महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, बिलीव इन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस सही दिशा में जा रही है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अब हमारे पास 3 टॉप के गोलकीपर्स हैं, मिडफील्ड में हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड लाइन में ऑप्शंस है और डिफेंस में भी अपने पास ऑप्शंस हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये सीखने वाला टूर्नामेंट था। इसमें जो हमने सीखा है ये बड़े टूर्नामेंट्स में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर इसके बाद मैं और आप बैठकर बात कर पाएंगे कि हमारी हॉकी किस दिशा में जा रही है। अभी के लिए संतोषजनक है, 41 साल बाद पहला मेडल आया हमारा ओलंपिक्स का, लेकिन अब उस पर बिल्ड करने वाला जो काम है वो होना भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सूरज पांडे। तो इसी खबर के साथ वक्त आ गया है दिन भर को यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9953323303। नंबर एक बार फिर बताता हूँ, 995332
23303। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर हैं शादी की छुट्टी से लौटे हमारे दोस्त कुमार केशव, उन्हें मुबारकबाद। और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।